हेलो एवरीवन। तो आरपीसी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था, नदी वाला टॉपिक, वो कंप्लीट हो चुका था। और आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। चलिए देखिए, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको प्रभावित करने वाले कारक लगा लीजिए। कौन कौन से हैं? जैसे तापमान हो गया, वर्षा, उच्चावच, मृदा, मानवीय क्रियाकलाप, ये वनस्पति को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम जो भारत में वनस्पति का वितरण पढ़ेंगे वो दो प्रकार से ही पढ़ेंगे, तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको हमने 4 भाग में बांट दिया। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंध अर्ध आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मरुस्थलीय या मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, अब देखिए उष्ण कटिबंध सदाबहार वन है, 200 सेंटीमीटर से यदि अधिक वर्षा हो रही है तो किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध सदाबहार में। वहीं यदि 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा है तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और 50 से 100 सेंटीमीटर है तो उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती में आएगी, और 50 सेंटीमीटर से कम है तो वो मरुस्थल में हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो इन सब में कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक चीज याद रखना, एक तो हो गया मरुस्थल, ठीक, और बाकी 3 क्या है? उष्ण कटिबंध का है। और उष्ण कटिबंध को भी हमने 2 भाग में बांट रखा है, सदाबहार और पर्णपाती। एक क्या हो गया? सदाबहार, और ये क्या हो गया? पर्णपाती। पर्णपाती में फिर 2 प्रकार हो गए, आर्द्र और शुष्क। इस प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक तो हो गया उष्ण कटिबंध और एक हो गया मरुस्थल। उष्ण कटिबंध में भी सदाबहार और पर्णपाती, पर्णपाती में भी 2 हो गए, आर्द्र और शुष्क। याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से कम। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा एक वनस्पति मिलती है, ज्वारी वनस्पति, जिसको बोलते हैं मैंग्रोव या अनूप वनस्पति, या फिर बोलते हैं दलदलीय वनस्पति। स्वच्छ जल और तथा लवणीय जल जहां आपस में मिल जाते हैं तो इस मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना ही आप याद रखें। विश्व में 7% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। अच्छा, उच्चावच के आधार पर, यानी हमने जो है वर्षा की मात्रा के आधार पर देख लिया, अब हम उच्चावच के आधार पर भी देख लेते हैं, ऊंचाई के आधार पर भी देखते हैं। तो देखिए, ऊंचाई के आधार पर हमने वनस्पति को बांट दिया। यदि 900 मीटर तक की ऊंचाई का हमने नाम दे दिया उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। वहीं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर हमने नाम दे दिया उपोष्ण। 1800 से 2700 मीटर पर चलते हैं तो शीतोष्ण, 2700 से 3600 तक चलते तो शीत शीतोष्ण, वहीं 3600 से 4500 पर अल्पाइन या टैगा, और 4500 से अधिक हम बोल सकते हैं 5100 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। अब ये जो हमने वनस्पति पढ़ी है, ये जो प्रकार हमने पढ़े वर्षा के आधार पर, इनको देखते हैं कौन कौन सी है, उसके बाद हम इन वनस्पतियों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए हमारा भारत का मैप है। अब इसमें ये जो 4-5 प्रकार हमने पढ़े थे वनस्पति के, ये कौन कौन सी है, इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था सदाबहार वनस्पति। कौन सी पढ़ी है? सदाबहार वनस्पति। उसके बाद हमने देखा था पर्णपाती। पर्णपाती को हमने 2 प्रकार से बांटा था। कौन कौन सी? पर्णपाती उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, ये 2 प्रकार से हमने बांट दिए थे। और ये आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा और ये शुष्क पर्णपाती हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। और मरुस्थलीय, इस प्रकार से ये 4 हमने बांटे थे। अब देखिए, अब इनको हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति। ये जो वनस्पति है कहाँ मिलेगी, यहाँ का एरिया देखते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है भारत का, पश्चिमी घाट
और उत्तर और पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया और साथ ही अंडमान निकोबार का हिस्सा हो गया। यहाँ क्या देखने को मिलती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति को आप अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में आती है। तो राजस्थान वाला जो हिस्सा आ जाता है यहाँ पर वो मरुस्थलीय में आएगा और राजस्थान के आसपास के जो हिस्से हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? मरुस्थल में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पर्णपाती वनों में आर्द्र ये जो है बीच का जो एरिया बच जाता है ये पूरा, यहाँ पर ध्यान, मरुस्थलीय जो हिस्सा है यहाँ भी देखने को मिलता है थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन है वो यहाँ पर ये पूरा जो भारत बच गया बीच का प्रायद्वीप पे जो पठार वाला हिस्सा बच गया वो जो है इसमें क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों में भी शुष्क पर्णपाती देखने को मिलेगा। जहाँ हम राजस्थान का हिस्सा पढ़ते हैं, राजस्थान का जो हिस्सा पढ़ते हैं उस राजस्थान के चारों हम जो भी स्टेट पढ़ते हैं, राजस्थान के टच में जो स्टेट पढ़ते हैं, जैसे पंजाब पढ़ लिया था, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इस इलाके में और पूर्वी राजस्थान में भी इस इलाके में पाई जाएगी शुष्क पर्णपाती। कौन सी? शुष्क पर्णपाती। और बाकी ये जो हिस्सा बच गया इसमें पाई जाएगी आर्द्र पर्णपाती। अब बात करते हैं पर्वतीय की। पर्वतीय जो हिस्सा है वो पर्वतीय इलाकों में ही पाया जाएगा। अभी पर्वतीय जो इलाके हैं वो ये सदाबहार वाला भी पूरा हिस्सा आ जाएगा, दूसरा ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भी हिस्सा आ जाएगा, हिमालय क्षेत्र वाला पूरा इसमें पर्वतीय में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अलग से हम देख लेंगे बाद में, अभी इन चार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न आता है वो इनको लेकर आता है कि इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इनको लेकर के ये प्रश्न पूछा जाता है। वृक्षों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे एक नाम दे दिया, तेंदु जो वृक्ष है वो किस प्रकार का वृक्ष है, मतलब किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाएगा, तो ये किस प्रकार का रहेगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में। ठीक, इस प्रकार की ये वनस्पति रहेगी। तो इन वृक्षों को ध्यान रखना सबको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती में कौन कौन सा हो जाएगा? महुआ, बबूल, पलाश, तेंदु, खैर, बेर, बरगद और पीपल। उसके बाद हम देखते हैं आर्द्र पर्णपाती में, तो आ जाएगा सागवान, शाल या सखुआ इसी को बोलते हैं, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला और शीशम। इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एक बार आप इनको फास्ट रीडिंग में देख लेना, फिर बाद में इसको थोड़ा ध्यान देकर कोशिश करेंगे तो ये याद रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम मरुस्थलीय में। मरुस्थल का तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता है। जो कंटीली झाड़ियां आ जाती है जैसे खजूर, नागफनी, बबूल, खेजड़ी, ये सब मरुस्थल में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सदाबहार वनस्पति में। सदाबहार वनस्पति में देखने को मिलती है रबर, महोगनी, आबूनस। ये आबूनस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस प्रश्न पूछा भी जा चुका आबूनस का। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में ये आयरनवुड, ताड़, बांस, बेत, सिनकोना और रोजवुड, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में देखने को मिलती है। तो इनको अच्छे से याद रखना आपको। ठीक, अब ये जो हमने सब कुछ पढ़ा है वही हम वापस से नीचे देख लेते हैं एक बार इनको, या वैसे आपको ये मैप में ही याद हो जाएगा। बाकी यदि याद नहीं रहता है तो एक बार आप इसकी रीडिंग भी लगा ले, फर्स्ट आप याद रह जाएगी। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी वो कैसी रहेगी? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। तापमान इनका उच्च देखने को मिलता है। वितरण हमने देखा उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय तराई क्षेत्र में, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह रहेगा उस सब में ये सदाहरित वनस्पति देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनकी जो वृक्षों की लंबाई है वो 30 से 60 मीटर। वहीं लकड़ियां इसकी कैसी होती है? कठोर होती है। मुख्य वृक्ष इसमें क्या देखने को मिलता है?
रबर, महोगनी, आबूनस जिसको एबोनी भी बोलते हैं, आयरनवुड, ताड़, बांस, बेत, सिनकोना और रोजवुड। ये सब हम देख लिया था पहले, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट। अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए ना, पश्चिमी घाट में ये मिलता है, तो इस थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट को जैव विविधता क्षेत्र में शामिल किया गया। आगे ये आ जाएगा दोबारा वैसे डिटेल में। तो 4 स्थल है हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा क्षेत्र, ये 4 है। ये आगे आ जाएगा वैसे देख लेंगे वहां पर। शब्द देने वाले ये कौन थे? नॉर्मन मॉयर्स। केरल को साइलेंट वैली भी बोलते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। कहाँ पर? केरल में। इसके बाद अगला आता है अपना सदाबहार के बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, मानसूनी या फिर बोल सकते हैं पर्णपाती पतझड़ वन जो होते हैं। इनमें वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। पतझड़ वन आएंगे इसमें। वितरण इनका कहाँ पर होगा? हमने भी ये बीच वाला जो इलाका पढ़ा था, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल हो जाएगा, हिमालय का तराई क्षेत्र हो जाएगा, बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और एमपी, ये पूरा इलाका किसका हो जाएगा? बीच वाला जो क्षेत्र हो जाएगा पूरा यही हो जाएगा आर्द्र वनस्पति वाला। औसत ऊंचाई की बात करें तो 20 से 45 मीटर होती है। सागवान, साल, सखुआ, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो महुआ है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है महुआ को। सर्वाधिक आर्थिक महत्व यहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सागवान है, चंदन है, सहतूत, आंवला, शीशम, महुआ, ये सब आर्थिक महत्व के वृक्ष है। सर्वाधिक आर्थिक महत्व यहीं देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है। और राजस्थान का जो हमने सीमावर्ती राज्य बताए थे उन सब में ये देखने को मिलता है। जैसे पूर्वी राजस्थान हो गया, गुजरात, एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। ऊंचाई की बात करें तो 6 से 9 मीटर। जड़ें लंबी, छाल मोटी, पत्ते मोटे कांटेदार और वाष्पीकरण कम देखने को मिलता है। महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल यहाँ पर वृक्ष होते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। और झाड़ियाँ, जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी कांटेदार यहाँ पर उनकी विशेषता रहेगी। ऊंचाई 6 मीटर तक रहती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र में देखने को मिलती है। खजूर, नागफनी, बबूल, खेजड़ी, ये इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये अपना हो गया पहला वाला जो पार्ट है, हमने वर्षा के आधार पर किया था। इसके अलावा कुछ और वनस्पति भी है जिनको अभी हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ और वनस्पति देखते हैं, जैसे मैंग्रोव, ज्वारीय, वेलांचली, अनूप या दलदलीय वनस्पति या कच्छ वनस्पति। समुद्र तट और निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो डेल्टा का निर्माण करते हैं उन क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। मिट्टी कैसी होती है? दलदलीय। वितरण कहाँ देखने को मिलता है? जो नदियां ये डेल्टा का निर्माण कर रही वहीं पर इनका वितरण मिलेगा। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगी, और ये जो और नदियां होगी जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के जो डेल्टाई भाग हो गए। और पूर्वी और पश्चिमी घाट वाला इलाका जो आ गया वो इसमें मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक, मुख्य वृक्ष मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, ताड़, बेंत, बांस, सोनेरीटा, फोनिक्स, ये हम यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये प्रश्न आ चुका है कि सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसको मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है, 18वीं ये वन रिपोर्ट आई थी, इसको अभी हम देख लेंगे। भारत की 18वीं वन रिपोर्ट, इसमें जो मैंग्रोव वन है उनका क्षेत्रफल बताया गया है 4991 वर्ग किलोमीटर में। और सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन देखने को मिलता है वो भारत में ही है,
और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है मैंग्रोव वनों में वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई है। राइजोफोरा इसका एक एग्जाम्पल है, मैंग्रोव वनस्पति का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। लकड़ी मुलायम होती है। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई की पहाड़ी, जो नीचे हम ये जो पहाड़ियां पढ़ते हैं, देखिए क्रम से हम जो पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश भारत की जो स्थिति विस्तार है, इन सबको हम अच्छे से देख लेंगे तो आगे इनको समझने में परेशानी नहीं आएगी। तो उन 2 टॉपिक को आप अच्छे से कर ले। तो वहां अपन पढ़ के आए थे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, कार्डामम की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इसमें परेशानी नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा कि दक्षिणी इलाके की बात हो रही है। रटने की बात नहीं रहेगी कि इनको हम एक एक वर्ड को याद करें कि कहाँ पर है। आप इस तरीके से इन पहाड़ियों के नाम से पता चल जाएगा कि जो भारत का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर ये वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद आती है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, 1500 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी और ये भी सेम वही प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। और यहाँ पर वही पहाड़ियाँ हो जाएगी। इसकी भी अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी और वृक्ष देखने को मिलेगा यहाँ पर कौन कौन से, मैग्नेलिया, यूकलिप्टिस और एल्म, ये वृक्ष देखने को मिलेगा। और इन पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है, शोलाश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, शोलाश, शीतोष्ण कटिबंधीय पहाड़ियों को कहा जाता है शोलाश। अच्छा, वर्षा के आधार पर जो हमने पढ़ी थी वो हो गई थी वनस्पति कंप्लीट। इसके बाद हम हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों को भी देखते हैं। इनको 2 भाग में बांट रखा है। पूर्वी हिमालय की वनस्पति पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसमें जो हमने ये प्रकार पढ़े थे ऊंचाई के आधार पर वही सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, 900 मीटर की ऊंचाई तक। इसमें कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेगा, साल, शीशम, सागवान, बांस और सबई। सबई घास है। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। उपोष्ण वनस्पति जिसकी ऊंचाई हमने बताई थी स्टार्टिंग में 900 से 1800 मीटर रहेगी। यहाँ पर 2 प्रकार के वृक्ष है, ओक और चेस्टनट उपोष्ण में। शीतोष्ण वनस्पति की बात करें तो 1800 से 2700 मीटर, और यहाँ पर है ओक, मैपिल, बर्च, मैग्नेलिया और एल्डर। शीत शीतोष्ण की बात करें तो 2700 से 3660 मीटर, या लगभग एवरेज में हम 3600 मान सकते हैं। चीड़, स्पूस, देवदार के वृक्ष, ध्यान रखना देवदार, चीड़ जो देवदार के वृक्ष है वो जो शंकुधारी वनों में माना जाता है, ये शीत शीतोष्ण वनों में आता है। अल्पाइन वनस्पति ये लगभग 3600 से 4800 मीटर के लगभग होती है। सिल्वर फर और जूनिपर यहाँ पर देखने को मिलता है। टुंड्रा वनस्पति लगभग 4800 से 5100 मीटर तक। छोटी झाड़ी, घास, काई, फूल यहाँ होगी। लाइकेन और फर्न जैसे पौधे देखने को मिलता है। अच्छा, अब इन्हीं को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए ये मैप हमने शुरू में बनाया था इस प्रकार से, उसमें हमने बताया था इनकी ऊंचाई के आधार पर कि जो 900 मीटर की ऊंचाई तक रहेगा वो उष्ण कटिबंधीय रहेगा। फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे 2700 मीटर तक क्या रहेगा, शीतोष्ण। फिर 2700 से ऊपर 3600 तक क्या रहेगा, कोणधारी। 3600 से ऊपर तक 4800 के लगभग टैग, और उससे ऊपर 5100 तक टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक, आप भी इस तरीके से बना के इनको याद कर लेना। और यहाँ पर ये वनस्पति हमने देख ली, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। जैसे उष्ण कटिबंधीय अभी हमने देखा कौन कौन सी है, साल, शीशम, सागवान, बांस, सबई घास, ये उष्ण कटिबंधीय की होगी। और उपोष्ण में 2 ही है, ओक और चेस्टनर। फिर शीतोष्ण की बात करें तो मैग्नेलिया, ओक, मैपिल, बर्च और एल्डर। उसके ऊपर कोणधारी या शीत शीतोष्ण की बात करें तो चीड़, स्पूस, देवदार जो शंकुधारी है वो किस में आएगा, इनको कोणधारी, शंकुधारी, शीत शीतोष्ण में। टैगा वनस्पति या अल्काइन वनस्पति सिल्वर फर और जूनिपर।
टुंड्रा वनस्पति में लाइकेन और फर्न देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो पश्चिमी हिमालय की वनस्पति है वो पूर्वी हिमालय की तुलना में कैसी, अधिक शुष्क और ठंडी है। अब पर्वतीय वनस्पति की बात करें तो हमने बताया था कि जो वनस्पति पर्वतीय इलाकों में से प्रायद्वीपीय पठार में देखने को, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें देखने को मिलेगी, और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में, जो पूर्वी हिमालय की हमने ये वनस्पति पढ़ के आई हैं अभी ये सब, तो ये सब पर्वतीय वनस्पति में भी आएगी। और प्रायद्वीपीय भारत की जो पढ़ के आए सदाहार वनस्पति, ये उपोष्ण, शीतोष्ण, शोलाश, ये सब इसमें आ जाएगी पर्वतीय वनस्पति में। ठीक, अब ये जो सभी वनस्पति है इनका हमने क्रम दिया हुआ है, परसेंटेज के आधार पर इन वनस्पतियों को बांटा हुआ है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वनस्पति देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। सबसे ज्यादा कौन से है? शुष्क पतझड़ वन है। पर्णपाती वनों में हमने दो पढ़े थे, शुष्क और आर्द्र। तो शुष्क सबसे पहले आएगा 41% के लगभग, और आर्द्र फिर है 19.7, यानी लगभग 20% के लगभग क्या है, आर्द्र। तो यानी सबसे पहले तो हमने पर्णपाती वनों को ले लिया, पर्णपाती वन में भी शुष्क और आर्द्र दो ले लिए। ठीक है, उसके बाद लिया सदाहर वन। सदाहरित जो वन है दो प्रकार के हो गए। सदाहरित वन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक तो हो गया अर्ध और एक हो गया आर्द्र। इनका क्रम भी पूछ ले तो इस तरीके से याद करना, पहले पर्णपाती वन आएगा, पर्णपाती में भी शुष्क और आर्द्र आएगा, फिर सदाहार आएगा, सदाहार में भी अर्ध, आधा जो सदाहार वो पहले आएगा और आर्द्र वाला सदाहार बाद में आएगा, और इन दोनों के बीच में एक आ जाता है हिमालयन आर्द्र समशीतोष्ण। ये क्रम याद रह जाएगा आपको, ज्यादा परेशान की दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। फिर उसके बाद उपोष्ण वनस्पति आ जाती है। कौन सी? उपोष्ण वनस्पति आ जाती है। उपोष्ण में भी चौड़ी पत्ती वाला पहाड़ी वन और फिर आता है पाइन वन। चौड़ी पत्ती वाले पहले आएंगे और फिर पाइन वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये क्रम है, याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। सबसे ज्यादा कौन से हो जाएगा? पर्णपाती। पर्णपाती में भी शुष्क और आर्द्र, फिर सदाहार पढ़ेंगे, सदाहार में भी अर्ध और आर्द्र, और इनके बीच में एक आ जाता है हिमालयन वाला। उसके बाद उपोष्ण आ गया दोनों। उपोष्ण में भी चौड़ी पत्ती वाला पहले आएगा, पाइन वन बाद में आएगा। ठीक है, भारत में औसत से कम वर्षा लगभग 75% भूभाग पर, 75% भूभाग पर औसत से कम वर्षा देखने को मिलती है। चलिए, इसके बाद हम वन संसाधन से जुड़े हुए कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे सागवान से संबंधित हम देखते हैं, जो सर्वाधिक जो सागवान है वो एमपी में मिलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वहीं शाल, जिसको हम सखुआ भी कहते हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से नवगांव असम के तराई क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश से असम का तराई क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। कौन सा? शाल। इसके अलावा ये यूपी, बिहार, झारखंड, वो इलाका आ गया, ये उत्तरी वाला हिस्सा ही, इसके आसपास का हिमाचल प्रदेश, असम के आसपास का ये आ गया। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा का हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। शीशम यूपी, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, बंगाल में। चंदन है वो सर्वाधिक कर्नाटक में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, चंदन के जो वृक्ष कहाँ पर देखने को मिलता है? कर्नाटक में। देवदार हिमालय क्षेत्र में 1700 मीटर से 2500 मीटर तक रेलवे स्लीपर बनाने में इसका काम आता है। देवदार का उपयोग किस में काम लेते हैं? रेलवे स्लीपर बनाने में। और लकड़ी से तेल निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। चीड़ के वृक्ष हिमालय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर, और लकड़ी कैसी होती है? इनकी हल्की होती है। शहतूत, शहतूत कहाँ देखने को मिलता है? सर्वाधिक कर्नाटक में। अच्छा, चंदन भी कर्नाटक में और शहतूत भी, तो ये दो तो याद रखना, चंदन और शहतूत सर्वाधिक कर्नाटक में और सागवान सर्वाधिक एमपी में। कच्चा रेशम उत्पादन में आपको पता है रेशम जो है, रेशम कीट है वो यहीं पर शहतूत पर ही पाए जाते हैं, तो कच्चा रेशम उत्पादन में शहतूत अग्रणी है। वहीं लाह जो है, लाख जो है, लाख वो झारखंड में। लाख कीट का पालन पोष पलाश कहाँ होता है? पलाश में।
कुसुम, बबूल, बरगद। तो ये लाख जो है झारखंड में देखने को मिलते हैं सर्वाधिक, और इनमें जो पेड़ कौन से हो जाएंगे, पलाश, कुसुम, बबूल और बरगद। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नामकुम, रांची में। नामकुम, रांची में लाख का अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है, नामकुम, रांची में। सवाई घास सर्वाधिक एमपी में। अच्छा, सागवान और सवाई घास दोनों कहाँ हो गई, एमपी में। दो चीज तो आपको याद होगी, सागवान और सवाई घास एमपी में, और शीशम और सहतूत कर्नाटक में। ठीक, शीशम और सहतूत कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में, और सागवान और सवाई घास सर्वाधिक एमपी में। और सवाई घास से कागज की लुगदी तैयार की जाती है। बांस सर्वाधिक कर्नाटक और असम में, वही सहतूत के साथ ही आ गया, शीशम सहतूत के साथ ही आ गया। बांस भी सर्वाधिक कर्नाटक में। नारियल अब आ गया अपना केरल में, नारियल अनुसंधान केंद्र केरल के कासरगोड में, नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। तो ये क्लास अभी यहीं तक है, अगली क्लास में हम इसे आगे और देख लेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।